हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू मंक ट्यूटोरियल। दोस्तों, प्रीवियस 3 क्लासों में हम लोगों ने काकतीय वंश के बारे में जाना। काकतीय वंश की जो पृष्ठभूमि है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके संस्थापक कौन थे, कैसे ये छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आया, उस सब के बारे में वीडियो 1 में जाना। उसके बाद हम लोगों ने चंदेल मामा तक के जितने भी शासक हैं, इन सभी शासकों के बारे में जाना। और लास्ट क्लास जो थी हमारी भाग 3, उसमें हम लोगों ने भोपाल देव तक के जितने शासक हैं, इनके बारे में हम लोगों ने जाना। भोपाल देव के बारे में आपको याद होगा, मैं जो बताया था प्रीवियस क्लास में, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको एक बार देख लीजिएगा। इनका शासनकाल 1842 से लेकर 1853 तक रहता है और इनके शासनकाल में ही 2 विद्रोह होते हैं। एक है आपका तारापुर विद्रोह, जो जिसके नेतृत्व करता रहते हैं तारापुर परगना के प्रमुख दलगंजन सिंह, जो भोपाल देव के भाई रहते हैं। दूसरा होता है मेरिया विद्रोह, ठीक है, इसके जो नेतृत्व करता रहते हैं हिड़मा मांझी रहते हैं। इन सब के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो हम लोगों ने जितने भी शासक हैं, इन सभी शासकों के बारे में प्रीवियस क्लास में देख लिया है। आज जो बेसिकली रहेगी, आज की जो क्लास रहेगी, उसमें ध्यान दीजिएगा। हमारे ये जो भैरम देव हैं, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। भैरम देव, उसके बाद रुद्र प्रताप देव, प्रफुल्ल कुमारी, प्रवीर चंद्र भंजदेव, विजय चंद्र भंजदेव, भरत चंद्र भंजदेव और कमल चंद्र भंजदेव। इस प्रकार से काकतीय वंश के जितने शासक हैं, आज का ये जो पार्ट 4 है, इस पार्ट 4 में हम सभी शासकों को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे जो सबसे पहले शासक आएंगे आज के, वो हैं भैरम देव। भैरम देव याद रखिएगा, ये ब्रिटिश अधीन काकतीय शासक हैं। ब्रिटिश अधीन क्या है? काकतीय शासक। इनका शासनकाल 1853 से लेकर 1891 तक रहता है। ध्यान दीजिएगा, 1854 में पूर्णतः ब्रिटिश अधीन हो जाता है कौन? मराठे। और मराठे जब ब्रिटिश अधीन होंगे तो चूंकि ये किसके अंदर आते थे? मराठों के अंतर्गत, तो ये भी क्या हो जाते हैं? ब्रिटिश अधीन हो जाते हैं। क्लियर है? अब देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो भोपाल देव हैं, इनकी मृत्यु कब हुए रहती है? तो भोपाल देव की मृत्यु होती है 1853 में। और जैसे ही भोपाल देव की मृत्यु होगी, उसके बाद शासक बनेंगे उनके पुत्र कौन? भैरम देव। तो भोपाल देव की मृत्यु के पश्चात उनके ज्येष्ठ पुत्र भैरम देव 13 वर्ष की आयु में 1853 में क्या बनते हैं? राजा बनते हैं। भैरम देव के राजा बनते समय बस्तर क्षेत्र मराठों के अधीन आ चुका था तथा वे प्रतिवर्ष 59,000 रुपए वार्षिक टकोली नागपुर भेजा करते थे। टकोली से आपको पता होगा, दलपत देव के 3 पुत्र, दलपत देव के जो पुत्र हुए थे, उसमें से दरिया देव ने मराठों के साथ कोटपाड़ की संधि की थी। और दरिया देव के पुत्र होते हैं महिपाल देव, जो कोटपाड़ की संधि का उल्लंघन करते हैं। और उसके बाद उनके ऊपर नीलू पंथ का आक्रमण होता है सन 1700 में। ठीक है, ये डेटा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। क्लियर है? अब इसके बाद इसमें याद रखिएगा, भैरम देव के केस में 11 दिसंबर 1853 को नागपुर के जो भोसला शासक रहते हैं रघुजी तृतीय, कब की बात हो रही है? 11 दिसंबर 1853 को नागपुर राज्य के भोसला शासक रघुजी तृतीय की निसंतान मृत्यु हो गई। चूंकि राजा जी की कोई संतान नहीं थी। और ये दौर अब ध्यान से देखिएगा, 1853-54 में आपका दौर बन रहा है क्या? 1857 का। तो 1857 की क्रांति का भी कारण मेन रहता है कौन सा? एक लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति। तो इनकी भी निसंतान मृत्यु हो गई और राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उसके कारण 13 मार्च 1854 को लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत नागपुर राज्य का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया गया। अब चूंकि ये जो भैरम देव थे, ये मराठों के अधीन आते थे। काकतीय वंश किसके अधीन था? मराठों के, क्योंकि वो लोग 59,000 प्रतिवर्ष टकोली चुकाते थे। अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है, ये काकतीय वंश किसके अधीन हो गया? अंग्रेजों के अधीन। बस्तर जो रियासत है वो नागपुर के भोसला शासक के अधीन आता था, अतः स्वमेव ही यह क्या हो गया? अंग्रेजों के अधीन आ गया। और इसीलिए कहा जाता है भैरम देव को क्या? ब्रिटिशों के अधीन प्रथम शासक। और ये फैक्ट में मैं आपको क्लास 1 में बताया था। ब्रिटिशों के अधीन प्रथम शासक किन्हें माना जाता है? भैरम देव को। लगभग 3 से 4 माह ये मराठों के अधीन थे। उसके पश्चात ये पूर्णतः क्या रहते हैं? ब्रिटिश अधीन रहते हैं। ठीक है, अंग्रेजों के अधीन शासन करते हैं। यहां तक क्लियर है? इसके बाद एक चीज हमको जानना है कि इनके शासनकाल में क्या हुआ। 1854 में बस्तर जो है वो छत्तीसगढ़ का एक मांडलिक राज्य बना। और यहां से हम लोग को एक फैक्ट मैं आपको और क्लियर कर दूं, जितना भी हम लोग देखते हैं, सब लोगों को पहले भी मैं बताया हूं ये चीजें, सब लोगों को कंफ्यूजन होती है कि छत्तीसगढ़ अर्थात छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र और बस्तर। तो जी नहीं, छत्तीसगढ़ अर्थात क्या था? आपका जो रायपुर का 18गढ़ और रतनपुर का 18गढ़, कलचुरी के ये दोनों 18 गढ़ ही यही होते थे छत्तीसगढ़। बस्तर अलग ही था। अब छत्तीसगढ़ में क्या बन रहा है? अब जो बस्तर है वो एक मांडलिक राज्य बन रहा है। अब बस्तर को एक रियासत का दर्जा दिया जाएगा। क्लियर है? अंग्रेज इसको रियासत मानेंगे। जैसे हम लोग स्वतंत्रता के समय
कुल कितने रियासत देखते हैं? जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हमारे छत्तीसगढ़ में 14 रियासतें थी। तो उसमें से एक रियासत कौन सा गिना जाएगा? मांडलिक राज्य के रूप में बस्तर रियासत की गणना होगी। अब बस्तर धीरे से क्या हो रहा है? छत्तीसगढ़ में जुड़ रहा है। इससे पहले तक 1854 से पहले अगर देखें, बस्तर छत्तीसगढ़ का हिस्सा नहीं था। बस्तर एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हम लोग जब इतिहास पढ़ते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, रामायण काल में हम लोग छत्तीसगढ़ को बोलते हैं क्या? दक्षिण कोसल। जबकि बस्तर का नाम अलग मिलता है, दंडकारण्य, क्योंकि वो उसका हिस्सा था ही नहीं। सेम चीज आप देखते हैं महाभारत काल। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को पढ़ते हैं प्राक कोसल, इसको बस्तर को आपका पढ़ा जाता है महाकंतार। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बस्तर अलग ही था। इवन आप गुप्त काल में भी देखते हैं, जो गुप्त काल हम लोग देखे थे, समुद्रगुप्त का आक्रमण होता है, उसमें कहा जाता है कि दक्षिण कोसल के नरेश महेंद्र को और दंडकारण्य के जो शासक रहते हैं, किसको? व्याघ्रराज को, इनको पराजित किया। दोनों को अलग से डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन दोनों अलग से इसलिए डिफाइन होते हैं क्योंकि ये दोनों शुरू से, जब से हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, दोनों शुरू से स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। अब 1854 में पहली बार बस्तर जो है वो छत्तीसगढ़ का एक मांडलिक राज्य बना और यहां से बस्तर को हम लोग साथ में लेकर चलेंगे। 1856 में बस्तर में ब्रिटिश अधिकारियों को ही रियासत का दीवान नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ। 1854 में ब्रिटिश अधीन हो गए हैं और ब्रिटिश अधिकारियों को क्या अधिकार प्राप्त हो गया कि जो बस्तर रियासत है उस रियासत का दीवान कौन चुनेंगे? ब्रिटिश अधिकारी लोग। ये फरमान मिल गया उनको। अब इसके बाद क्या होता है? छत्तीसगढ़ में तत्कालीन, छत्तीसगढ़ अर्थात वो रायपुर और आपका रतनपुर वाला जो छत्तीसगढ़ है, इस छत्तीसगढ़ क्षेत्र में तत्कालीन ब्रिटिश कमिश्नर रहते हैं कौन? चार्ल्स सी इलियट। प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर माना जाता है छत्तीसगढ़ का किनको? चार्ल्स सी इलियट। तो 1956 में क्या होता है? प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट जो है उनका बस्तर आगमन होता है। ये डेटा एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे ही यहां उनको अधिकार प्राप्त होगा रियासत का दीवान चुनने का, नियुक्त करने का, तो वो रियासत का दीवान चुनने के लिए या नियुक्त करने के लिए कहाँ आएंगे? बस्तर आएंगे। अब चार्ल्स सी इलियट का बस्तर आगमन हो रहा है और चूंकि आप देखिए पिछला पृष्ठभूमि आप देखेंगे, जितना भी विद्रोह हो रहा है, तारापुर विद्रोह जो है 1842 से लेकर 1854 तक चला और इसके नेतृत्व करता थे दलगंजन सिंह। ध्यान दीजिएगा, तारापुर विद्रोह को 1854 में दबाया गया था। 1854 अर्थात ब्रिटिश आ चुके थे और 1854 में किसने दबाया है? मेजर विलियम्स। इसके अलावा मेरिया विद्रोह हुआ था जो 1842 से लेकर 1863 तक चला था और इसका दमन कौन करेंगे? तो मेजर कैम्पबेल, अर्थात अंग्रेज अधिकारी ही कर रहे हैं दमन। दोनों विद्रोह, तारापुर और मेरिया। तो यहाँ के बस्तर के निवासियों का, बस्तर के आदिवासियों का अंग्रेजों के प्रति कोई अच्छा व्यवहार ना होते हुआ देख उनसे वो क्या करते थे? बैर का भाव रखते थे। और चार्ल्स सी इलियट के बस्तर आगमन और बस्तर को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल करने के विरोध में 1856 में लिंगागिरी विद्रोह हुआ। 54 में आपका तारापुर विद्रोह समाप्त हुआ है, याद रखिएगा। और उसके 2 साल बाद लिंगागिरी विद्रोह प्रारंभ हो जाता है और इस लिंगागिरी विद्रोह का नेतृत्व करते हैं कौन? धुरवाराम माड़िया। तो पहला फैक्ट हमको पता चल गया, भैरम देव के शासनकाल में पहला विद्रोह जो हुआ वो कौन सा हुआ? लिंगागिरी विद्रोह। क्लियर है? उसके बाद इनके ही शासनकाल में सन 1859 में अंग्रेजों द्वारा निजाम को साल वृक्ष की कटाई का ठेका दे दिया गया। अब ये निजाम जो है ये हैदराबाद के हैं, याद रखिएगा। इनसे पहले भी आपको देखेंगे तो ये निजाम का कॉन्सेप्ट आ ही रहा है, ठीक है। और मैं पहले आपको बताया था निजाम कहाँ रहेंगे? हैदराबाद वाले क्षेत्र में। तो 1859 में अंग्रेजों द्वारा निजाम को साल वृक्षों की कटाई का ठेका दे दिया गया। किस क्षेत्र का? तो बस्तर क्षेत्र के साल वृक्ष का। अब साल वृक्ष की कटाई का ठेका मिलने के बाद वो क्या करेंगे? बस्तर क्षेत्र में आएंगे और साल वृक्ष की कटाई को रोकने के लिए बस्तर क्षेत्र के जो आदिवासी रहेंगे, यहाँ के निवासी रहेंगे, उनके द्वारा 1859 ईस्वी में ही कोई विद्रोह हुआ। और ये कोई विद्रोह का नेतृत्व करता कौन है? नांगुल दोरला। डिटेल में भी जाएंगे, अभी हम लोग पृष्ठभूमि समझ रहे हैं। भैरमदेव के शासनकाल में एक आपका हो गया लिंगागिरी विद्रोह। कब हुआ? 1856। उससे 3 साल बाद 1859 में कोई विद्रोह। क्लियर है? इसके अलावा अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया? 1875 में गोपीनाथ कपरदार को दीवान बनाया गया। और ये दीवान अंग्रेज ही क्यों बना रहे हैं? क्योंकि उनको 1856 में अधिकार प्राप्त हो गया। 1856 में ब्रिटिश अधिकारियों को रियासत का दीवान नियुक्त करने का अधिकार था। 75 में गोपीनाथ कपरदार को क्या बना देते हैं? दीवान। और ये गोपीनाथ कपरदार क्या रहता है? ये बहुत ज्यादा शोषण कार्य करता है, बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा देता है, जो
आदिवासियों का के लिए अनैतिक कार्य रहता है। उससे असंतुष्ट होकर क्या करते हैं, में एक साल बाद मूरिया विद्रोह हो जाता है और इसका नेतृत्व करते हैं झाड़ा सिरहा। तो इनके शासनकाल में, भैरमदेव के शासनकाल में आपको 3 विद्रोह देखने को मिलते हैं। एक है आपका लिंगागिरी विद्रोह जो 1856 में हुआ, उसके बाद 1859 में हुआ कोई विद्रोह और 1876 में हुआ मूरिया विद्रोह। 3 अलग अलग विद्रोह, लिंगागिरी, कोई और मूरिया। ये चीज क्लियर है। अब मैं बात करता हूं थोड़ा सा भैरमदेव की पत्नी के ऊपर। तो देखिए, हम लोगों ने इतिहास में क्या क्या जाना, जो महिपाल देव थे इनका शासनकाल 1800 से लेकर 1842 था। महिपाल देव के 2 पुत्र हुए, एक भूपाल देव और दूसरे दलगंजन सिंह। भूपाल देव का शासनकाल 1842 से 1853 था और इनके शासनकाल में 2 विद्रोह देखने को मिलते हैं। एक है तारापुर विद्रोह, इस तारापुर विद्रोह का नेतृत्व कौन करेंगे, दलगंजन सिंह। और दूसरा देखते हैं हम लोग मेरिया विद्रोह, तारापुर और मेरिया। ये 54 में समाप्त होता है, ये 63 में समाप्त होता है और जब राजा बने रहते हैं तब से चालू हो जाता है। मतलब आप बोल सकते हैं 42 से 54 और 42 से 63। ये चीज क्लियर है। भूपाल देव के बाद इनके पुत्र होते हैं कौन, भैरमदेव। और भैरमदेव के बारे में हम लोग जान रहे हैं, याद रखिएगा ये जितना भी डेटा मैं बताया, भैरमदेव। भैरमदेव की 2 रानियां होती हैं। कौन कौन सी 2 रानी? भैरमदेव का शासनकाल 1853 से लेकर 1891 था और दलगंजन सिंह के एक पुत्र होते हैं लाला कालिंद्र सिंह। टेक्निकली देखा जाए तो लाला कालिंद्र सिंह कौन है, भैरमदेव के भाई हैं, ठीक है, चचेरे भाई, कजिन ब्रदर। भैरमदेव की 2 रानियां होती हैं। एक रानी का नाम है जुगराज कुंवर देवी और दूसरी रानी का नाम है सुवर्ण कुंवर देवी। जो जुगराज कुंवर देवी रहते हैं इनके एक पुत्र होते हैं जिनका नाम रहता है रुद्र प्रताप देव। इनका शासनकाल 1891 से 1921 रहता है। अब मैं ये कहानी, ये डेटा क्यों बता रहा हूं, इसको रिकॉल करने के लिए बता रहा हूं। जब रुद्र प्रताप देव शासन करते रहेंगे तो रुद्र प्रताप देव की मां कौन है, जुगराज कुंवर, और पिता कौन है, भैरमदेव। जबकि उनकी बड़ी मां कौन रहेंगी, सुवर्ण कुंवर रहेंगी, जिनकी कोई संतान नहीं रहती, ठीक है। इसके अलावा लाला कालिंद्र कौन रहेंगे, तो उनके चाचा रहेंगे। ये चाचा रहेंगे, ये बड़ी मां रहेंगी। ध्यान रखिएगा, भैरमदेव की ये दोनों पत्नियां हैं और ये क्या है, उनके चाचा हैं या छोटे भाई हैं भैरमदेव की। तो किसके होंगे, रुद्र प्रताप देव के चाचा। क्लियर है। भैरमदेव के शासनकाल में जो 3 मुख्य विद्रोह हुए, कौन कौन से, लिंगागिरी, कोई और मूरिया। एक एक विद्रोह को समझते हैं। पहले इतना को आपके दिमाग में मैं इसलिए फिट कर रहा हूं ताकि आप जब रुद्र प्रताप देव आएंगे तो आपको कहानी क्लियर होगी। पहला विद्रोह देखते हैं, लिंगागिरी विद्रोह, जो हुआ था 1856 में। लिंगागिरी विद्रोह 1856 में स्टार्ट हुआ आपका। इस विद्रोह को एक और नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है बस्तर का महान मुक्ति संग्राम। लिंगागिरी विद्रोह होने का रीजन क्या था, तो आपको पता होगा 1854 में जो काकतीय वंश है वो अंग्रेजों के अधीन आ गया और इस क्षेत्र में अंग्रेज जो है उनको दीवान नियुक्त करने का अधिकार 1856 में मिल गया। अब जैसे ही उनको ये अधिकार मिला तो चार्ल्स सी इलियट जो है अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर छत्तीसगढ़ क्षेत्र के, वो यहाँ आते हैं बस्तर वाले क्षेत्र में और यहाँ क्या नियुक्त करना चाहेंगे, दीवान। तो जब लिंगागिरी विद्रोह हुआ, इसको बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहा जाता है। इस समय शासक कौन थे, तो भैरमदेव थे और दीवान कौन थे, दलगंजन सिंह। दलगंजन सिंह आपको याद होगा, इनके पिता के समय भी दीवान कौन थे, दलगंजन सिंह, जिन्होंने तारापुर विद्रोह किया था। दलगंजन सिंह को कोई सजा नहीं हुई थी क्योंकि ये विद्रोह दमन कर दिया गया था, लेकिन इनको फांसी वांसी नहीं हुई थी। दीवान किसको बना दिया गया है, दलगंजन सिंह को। नेतृत्वकर्ता कौन है लिंगागिरी विद्रोह के? लिंगागिरी विद्रोह जब हुआ तो इसके नेतृत्वकर्ता बनते हैं लिंगागिरी के तालुकादार। और कौन थे वो तालुकेदार? उनका नाम था धुरवाराम माड़िया। लिंगागिरी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता पूछ लिए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो हाईलाइटेड रहेगा। लिंगागिरी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता धुरवाराम माड़िया। इस धुरवाराम माड़िया के कुछ सहयोगी भी नाम मिलते हैं आपको, जैसे यादव राव, इसके अलावा बाबूराव और वेंकट राव। यादव राव, बाबूराव और वेंकट राव ये लिंगागिरी विद्रोह में धुरवाराम माड़िया के सहयोगी हैं। लिंगागिरी विद्रोह का होने का कारण क्या था? तो लिंगागिरी विद्रोह के होने का मुख्य कारण यही था कि बस्तर वाला जो क्षेत्र है इसको अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल किया जाना। बस्तर निवासी या बस्तर के जो वनवासी थे वो नहीं चाहते थे कि इस क्षेत्र में अंग्रेजों का आधिपत्य हो। वो अपना राजा काकतीय वंश के शासक भैरमदेव को ही मानते थे और इस चक्कर में क्या हुआ, अंग्रेजों के प्रति ये विरोध जाहिर हुआ था। यह विद्रोह राजा के प्रति नहीं था। लिंगागिरी विद्रोह याद रखिएगा अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध था। क्लियर है। 3 मार्च 1856 को अंग्रेजों और आदिवासियों के मध्य चिंतलनार में युद्ध हुआ। अब यहां से जो विद्रोह है वो प्रारंभ हो रहा है। आमने सामने झड़प होगी 3 मार्च 1856 को और इस झड़प के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो याद रखिएगा धुरवाराम माड़िया।
जैसे ही झड़प हुई, आदिवासी आप ध्यान से देखेंगे तो आदिवासी क्या पकड़े हुए हैं, धनुष, तीर, और जो अंग्रेज थे उनके पास क्या था, बंदूकें थी। तो जाहिर सी बात है तीर और बंदूक की लड़ाई में हमेशा बंदूक की जीत होगी, और इस चक्कर में क्या होता है, अंग्रेज जीत जाते हैं ये चिंतलनार का युद्ध। उसके बाद इसके जो नेतृत्व करता रहते हैं धुरवाराम माड़िया, यादव राव, बाबू राव और वेंकट राव, इन सबको क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और 5 मार्च 1856 को इन सबको फांसी दे दिया जाता है। किनको किनको, धुरवाराम माड़िया, यादव राव, बाबू राव और वेंकट राव, इन सबको 5 मार्च 1856 को फांसी दे दिया जाता है। अच्छा, अब हमारे जो नेतृत्व करता है उनको फांसी हो गई, तो ये लिंगागिरी के तालुकेदार अब किसको बनाया जाएगा, क्योंकि ये तो एक पोस्ट में थे ना, डेजिग्नेशन में थे, अब उसको कौन संभालेगा। तो जब धुरवाराम माड़िया जी को फांसी दी जाती है तो लिंगागिरी के तालुकेदार किसको बना दिया जाता है, भोपालपट्टनम के जमींदार, और उनका नाम क्या रहता है, राम भोई। ये लिंगागिरी का जो तालुका रहता है वो भोपालपट्टनम के जमींदार राम भोई को दे दिया जाता है। यहां तक क्लियर है। और इसमें एक विशेष करके याद रख लीजिएगा, विशेष में क्या याद रखना है, धुरवाराम माड़िया को बस्तर का दूसरा शहीद माना जाता है। पहले ही बताया हूं, छत्तीसगढ़ का पहला शहीद और छत्तीसगढ़ का अंतिम शहीद अलग है। बस्तर का प्रथम शहीद और बस्तर का दूसरा शहीद अलग है। बस्तर का दूसरा शहीद किसको माना जाता है, लिंगागिरी विद्रोह के नायक या नेतृत्वकर्ता, लिंगागिरी तालुका के तालुकेदार धुरवाराम माड़िया, इनको बस्तर का दूसरा शहीद माना जाता है। ये चीज क्लियर है। ये लिंगागिरी तालुका के नए तालुकाधिपति राम भोई को थोड़ा हाईलाइट रखिएगा। इसको हाईलाइट क्यों करना है, क्योंकि हम लोग अगले विद्रोह में ये अब लीडर बनेंगे। इसमें जो मुख्य पात्र हैं उसको अगर हम लोग देखें तो मुख्य पात्र कौन कौन से आएंगे जिनके बारे में हमको जानना है। पहला नाम मिलता है राजा भैरमदेव, इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता धुरवाराम माड़िया, उनके 3 सहयोगी यादव राव, बाबू राव और वेंकट राव। क्लियर है। अंग्रेजों और आदिवासियों के मध्य कहां युद्ध होता है, तो चिंतलवार में होता है। चिंतलनार बोला था, माफ कीजिएगा, चिंतलवार। और कब हुआ था, 3 मार्च 1856 को। और इन तीनों को जो सहयोगी रहते हैं और नेतृत्व करता है, इन सभी को 5 मार्च 1856 को फांसी दे दी जाती है। फांसी देने के बाद अंग्रेज क्या करते हैं, भोपालपट्टनम के जमींदार राम भोई को लिंगागिरी का तालुका भी सौंप देते हैं कि आप ही संभालो इसको। यहां तक क्लियर है। इस प्रकार से ये लिंगागिरी विद्रोह का दमन हो जाता है। इसके पश्चात होता है 1859 में, 1859 में कोई विद्रोह। यह जब कोई विद्रोह हुआ था तो उस समय शासक कौन थे, भैरमदेव, और इस कोई विद्रोह के नेतृत्व करता है नांगुल दोरला। नांगुल दोरला याद रखिएगा, ये पोतेकेल के जमींदार थे। पोतेकेले या पोतकेल लिखा रहता है, वहां के जमींदार थे नांगुल दोरला। इनके सहयोगी में 2 नाम आपको मिलते हैं। पहला नाम है राम भोई, ये वही राम भोई हैं जिनको लिंगागिरी का तालुका दिया गया था। ये भोपालपट्टनम के जमींदार थे, तो लिंगागिरी के वर्तमान तालुकेदार और भोपालपट्टनम के जमींदार राम भोई इनके सहयोगी रहते हैं। साथ ही भेज्जी के जमींदार रहते हैं जग्गा राजू। तो आपको 3 नाम मिलते हैं कोई विद्रोह में। नेतृत्वकर्ता कौन है, नांगुल दोरला, और उनके सहयोगी कौन है, राम भोई और जग्गा राजू। राम भोई और जग्गा राजू, ये दोनों क्या है, नांगुल दोरला के सहयोगी हैं। अब ये जो कोई विद्रोह है ये क्यों हुआ था, तो ये याद रखिएगा, 1859 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा निजाम को साल वृक्ष की कटाई का ठेका दे दिया गया। मतलब हमारे बस्तर में जो साल वृक्ष हैं उसको काटो और हम लोग इमारती लकड़ी निकलवाएंगे, अलग अलग उसको बेचेंगे। कुल मिलाकर उसका क्या कर रहे थे, पैसा बनाने का उद्देश्य बना रहे थे। ठीक है, कैसे हम लोग वृक्षों को काटकर उसको बाहर मार्केट में बेचेंगे फर्नीचर बनाकर। तो वृक्षों की कटाई, साल वृक्षों की कटाई के विरोध में ये कोई विद्रोह हुआ था। ये चीज क्लियर है। इसमें एक फेमस नारा भी दिया गया, 1 साल का वृक्ष 1 आदिवासी का सिर। कहीं कहीं ये नारा चेंज हो जाता है, कई बुक में आपको देखने को मिलेगा 1 साल का वृक्ष 1 अंग्रेज का सिर। दोनों अपने अपने में वो है। 1 आदिवासी सिर का मतलब ये है कि आदिवासी जो थे वहां के बस्तर के, वो ये चाहते थे कि पेड़ काटने से पहले हमें काटना होगा। और दूसरा 1 साल का वृक्ष 1 अंग्रेज का सिर, इससे तात्पर्य है अगर तुमने 1 पेड़ काटा तो 1 अंग्रेज हम मार देंगे। दोनों अपने अपने अर्थ प्रस्तुत करते हैं, लेकिन मैं ऊपर वाले को ले रहा हूं, अहिंसक को। 1 साल का वृक्ष 1 आदिवासी का सिर, मतलब पेड़ काटने से पहले आपको हमें काटना होगा। और परिणाम क्या होगा इस विद्रोह का, सब जो निजाम के लोग थे, जो लोग साल वृक्ष की कटाई के लिए यहां आए थे, उनको भगा दिया जाता है। और इसके बाद सिरोचा के डिप्टी कमिश्नर आते हैं, के सी ग्लासफोर्ड।
उन्होंने अपनी हार मानी और बस्तर में लकड़ी की ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया। वो ठेकेदारी जो निजाम को दिया गया था उसको समाप्त किया गया। और ये जो लाइन है इसी से आप याद रखिएगा, 1 साल का वृक्ष एक आदिवासी का सिर, अर्थात ये छत्तीसगढ़ का हम इसको बोल सकते हैं चिपको आंदोलन। इसे छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन कहा जाता है। चिपको आंदोलन सुंदर बहु गुड़ा जी के द्वारा किया गया था, ठीक है, वृक्षों को बचाने के लिए ही। तो छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन अगर पूछा जाए तो कौन है? कोई विद्रोह। तो इसमें मुख्य पात्र कौन कौन से हैं? मुख्य पात्र की बात करें तो एक हमारे राजा जी आएंगे भैरमदेव, हमारे नेतृत्वकर्ता नांगुल दोरला, उसके अलावा उनके दो सहयोगी राम भोई जो भोपालपट्टनम के जमींदार थे और जग्गा राजू जो भेज्जी के जमींदार थे। और इस विद्रोह को कुचलने वाले या इस विद्रोह को समाप्त करने के लिए जो इनिशिएट लिया वो कौन लिए थे? तो सिरोचा के डिप्टी कमिश्नर। जैसे छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? चार्ल्स इलियट थे। वैसे सिरोचा के डिप्टी कमिश्नर थे कैसी ग्लासफर्ड। कैसी ग्लासफर्ड ने कहा कि भाई ये सही बोल रहे हैं, पेड़ वेड़ नहीं काटते हैं और ये सब बंद करो। तो वो बंद करने के चक्कर में उन्होंने ठेकेदारी प्रथा को बंद किया। उसके बाद आदिवासी शांत हुए और ये विद्रोह समाप्त हुआ। इस प्रकार से होता है आपका कौन सा विद्रोह? कोई विद्रोह। मेन रीजन क्या था? साल वृक्ष की कटाई का ठेका देना। क्लियर है? अब इसके बाद आता है लगभग 1876 की घटना। उस समय होता है मूरिया विद्रोह या मुड़िया विद्रोह। 1876 में तब भी शासक कौन रहेंगे? हमारे भैरमदेव। भैरमदेव का शासनकाल मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया हूं, 1891 तक ये शासन करेंगे। 1853 से कब तक? 1891। तो इस बीच भी आपका कौन सा विद्रोह हो रहा है? मूरिया विद्रोह या मुड़िया विद्रोह। अब जो मुड़िया विद्रोह है, इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे झाड़ा सिरहा, जिनको रामू सिरहा के नाम से जाना जाता था। रामू सिरहा मूल नाम था, झाड़ा सिरहा के नाम से भी जाने जाते थे। और ये जो मुड़िया विद्रोह है इसके होने के बहुत सारे कारण आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो मुख्य कारण था वो था दीवान गोपीनाथ का पड़दार। गोपीनाथ का पड़दार को दीवान कब बनाया गया? तो 1867 में बनाया गया। 1867 को गोपीनाथ का पड़दार को दीवान बनाया गया। अब जो गोपीनाथ का पड़दार है ये दीवान बना है, और दीवान कौन लोग बना रहे हैं? तो अंग्रेज लोग बना रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों को अधिकार प्राप्त है। जब अंग्रेज इसको दीवान बनाएंगे तो ये क्या करेगा? अंग्रेजों को अधिक से अधिक टैक्स प्रोवाइड करने का प्रयास करेगा ताकि इसका जो ये पद है ये बना रहे। जाहिर सी बात है, जितना ज्यादा टैक्स कलेक्ट करके अंग्रेजों को भेजेगा, अंग्रेज इसको उतने लंबे समय तक के लिए दीवान पद पर रखेंगे। तो इसलिए गोपीनाथ का पड़दार द्वारा जितनी भी आपकी कर व्यवस्था है और ठेकेदारी व्यवस्था है उसमें टैक्स में क्या कर दिया गया? इजाफा कर दिया गया, जिसके कारण आदिवासियों का शोषण हो रहा था। और उसके विरोध में क्या किया गया? मूरिया विद्रोह किया गया। ये मूरिया विद्रोह का कारण समझ आया? गोपीनाथ का पड़दार, चुपचाप बता रहा हूं, टैक्स व्यवस्था क्या कर दिया? बढ़ा दिया, ठेकेदारी इधर उधर दे दिया, जिससे आदिवासियों का सिर्फ शोषण हो रहा था और उसके विरोध में यह विरोध किया गया। ठीक है, विद्रोह किया गया, मूरिया विद्रोह। गोपीनाथ का पड़दार टैक्स वसूल रहे हैं और इस चीज को आदिवासी जो है सबसे पहले अपने राजा को अवगत कराने का सोचते हैं। तो यहीं से स्टार्ट होता है, विद्रोह का शुरुआत होता है राजा को अवगत कराने से। ठीक है, तो घटना का अगर देखें तो दीवान गोपीनाथ का पड़दार के कृत्यों से असंतुष्ट आदिवासियों ने नागपुर से लौट रहे राजा का घेराव किया। नागपुर कौन गए हुए थे? भैरमदेव गए हुए थे। राजा भैरमदेव नागपुर गए हुए थे, उनका घेराव किया तथा भैरमदेव को दीवान द्वारा किए गए अनैतिक कार्यों से अवगत कराया। राजा जी को बताया कि ऐसा ऐसा हमारा शोषण हो रहा है। इसके बाद 2 मार्च 1876 को आदिवासियों द्वारा काला दिवस मनाया गया। ये डेटा पूछा जा चुका है। 2 मार्च 1876 को आदिवासियों द्वारा क्या मनाया गया? काला दिवस। इसके बाद 4 मार्च 1876 को राजा भैरमदेव ने विशाखापट्टनम के अंग्रेज अधिकारी को मामले से अवगत कराकर सहायता मांगने के लिए पत्र भेजा कि आपके द्वारा जो नियुक्त हमारा दीवान है वो ऐसे ऐसे हमारे जनता का शोषण कर रहा है। ये राजा जी किसको अवगत करा रहे हैं? विशाखापट्टनम के अंग्रेज अधिकारी को। तो इसको चेंज कर दो। ये राजा जी का सिफारिश था। 2 मार्च को काला दिवस मनाया, 4 मार्च को राजा जी पत्र भेजे हैं। इसके बाद 8 मार्च 1876 को मैक जॉर्ज आते हैं और मैक जॉर्ज क्या लगाते हैं? मूरिया आदिवासियों के असंतोष को दूर करने के लिए जगदलपुर के सिरहा भवन में मूरिया दरबार का आयोजन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? मूरिया दरबार। मूरिया दरबार आपके बस्तर दशहरा के समय होता है, याद रखिएगा। लेकिन स्पेशल ओकेशन पे ये आपका जो दरबार है वो आयोजन कराया गया था। मूरिया दरबार में समस्त आपके जो क्षेत्र के मांझी रहेंगे, गांव के मुखिया रहेंगे, वो लोग आते हैं। और उसमें कौन रहेंगे? तो याद रखिएगा मैक जॉर्ज। ये क्या करवाते हैं?
उनकी समस्याओं को सुनते हैं। तो मौर्य दरबार कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? जगदलपुर में हुआ था। कब हुआ था? 8 मार्च। 2 मार्च को काला दिवस, 4 मार्च को पत्र भेजे, 8 मार्च को मैकजार्ज क्या कराए? मौर्य आदिवासियों के असंतोष को दूर करने के लिए मौर्य दरबार का आयोजन कराए। क्लियर है? इसके बाद 18 मार्च का डेट आता है, 18 मार्च 1876। इस समय कैप्टन सी स्टॉल विशाखापट्टनम से बस्तर की ओर रवाना होते हैं। और इस जो मौर्य विद्रोह है, इसका प्रतीक चिन्ह किसको बनाया जाता है? तो इसका प्रतीक चिन्ह बनाया जाता है आम वृक्ष की टहनी, आमा ठाही। ठीक है, आमा डाही बोल सकते हैं या आमा ठाही। और इसके बाद क्या होता है, ये जो प्रतीक चिन्ह आपका आम वृक्ष की टहनी रहती है, ये हर जगह हर क्षेत्र में घुमाया जाता है। उसके पश्चात इस विद्रोह में जितने भी मौर्य आदिवासी रहते हैं उनको खुश करने के लिए हमारे मैक जॉर्ज मौर्य दरबार में डिसाइड किए रहते हैं, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आते हैं कैप्टन सी स्टॉल। और निष्कर्ष क्या निकालते हैं कि सबसे पहला चीज तो कल्प्रिट कौन है? दीवान गोपीनाथ कपड़दार। और उनका एक सहयोगी था जिसको कहा जाता था मुंशी अदित प्रसाद। ठीक है, मुंशी अदित प्रसाद, ये दीवान था और ये उनके मुंशी थे। इन दोनों का मिली भगत था। तो इन दोनों को क्या कर दिया गया? पद से हटाकर क्षेत्र से, आपके बस्तर क्षेत्र से निष्कासित कर दिया गया, पूरा निकाल ही दिया उनको। इसके अलावा अंग्रेजों द्वारा प्रशासनिक सुधार कर नए भू राजस्व बंदोबस्त लागू किया गया जो 10 वर्षीय था। 10 वर्ष का पूरा भू राजस्व एक साथ लागू कर दिए, जिससे आदिवासियों का जो शोषण है वो कोई भी दीवान ऐसे आकर नहीं कर सकता था। तो कुल मिलाकर जो मौर्य विद्रोह है, ये मौर्य आदिवासियों द्वारा किया गया था। किसके लिए किया गया था? तो याद रखिएगा, दीवान गोपीनाथ कपड़दार द्वारा जो टैक्स लगाया जा रहा था, बेकार में टैक्स। और साथ ही इसमें याद रखिएगा बहुत सारे कारण में आपको देखने को मिलेगा, बेगारी काम करवाता था, क्योंकि वो दीवान था तो किसी से भी कुछ भी काम बिना पैसे दिए करवा लेता था, लोगों का शोषण करता था, बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मुख्य कारण क्या था? टैक्स था। उसमें आपके बेगारी, शोषण, हर टाइप के आप उसमें जोड़ सकते हैं। इसमें पात्र कौन कौन देखने को मिलेंगे मौर्य विद्रोह में? तो मौर्य आदिवासी तो रहेंगे ही, इसमें राजा जी रहेंगे कौन? भैरम देव। इसके अलावा इस विद्रोह के नेतृत्व करता झाड़ा सिरहा, जिनको आप एक और नाम से जानते हैं, क्या? रामू सिरहा। झाड़ा सिरहा या रामू सिरहा के नाम से जानते हैं। गोपीनाथ कपड़दार कौन रहेंगे? दीवान रहेंगे। और मैक जॉर्ज कौन रहेंगे? दमनकर्ता। या मौर्य आदिवासियों को न्याय दिलाने के लिए कौन आएंगे? मैक जॉर्ज। और ये मैक जॉर्ज 8 मार्च 1876 को क्या करेंगे? मौर्य दरबार लगाएंगे जगदलपुर में। क्लियर है? तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारा ये मौर्य या फिर मौर्य विद्रोह का पृष्ठभूमि चलता है। और फाइनली ये विद्रोह समाप्त हो जाता है, क्योंकि दीवान जो टैक्स लगा रहा था उसको हटा दिए, मुंशी अदित प्रसाद जो थे उनको पद से हटा दिए, और जो भू राजस्व व्यवस्था थी उसमें सुधार किया गया। तो इस प्रकार से ये विद्रोह समाप्त हो जाता है। अब एक नाम मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा। आपको पता होगा जो राजा भैरम देव थे, इनकी 2 रानियां थी। एक रानी का नाम था जुगराज कुंवर देवी और दूसरी रानी का नाम था सुवर्ण कुंवर देवी। ये दोनों हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। जुगराज कुंवर देवी के पुत्र होते हैं रुद्र प्रताप देव। क्लियर है? अब आते हैं जुगराज कुंवर देवी के ऊपर। जुगराज कुंवर देवी द्वारा एक विद्रोह किया गया था जिसको कहा जाता है रानी चोरिस या फिर जुगराज कुंवर का विद्रोह। ये 1878 से लेकर 1882 तक हुआ था, लगभग 4 साल था। और कौन थे शासक? तो इनके पति भैरम देव। वास्तव में ये जो विद्रोह है, ये विद्रोह का नाम दिया जाता है, ये एक्चुअल में क्या था? एक फैमिली वो था, पत्नी ही थी उनकी, उनको विद्रोह करना पड़ रहा है, मतलब ये पारिवारिक रहेगा ये विद्रोह। और रानी चोरिस को या फिर जुगराज कुंवर को छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला विद्रोहिणी कहा जाता है। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला विद्रोहिणी, ये ध्यान रखिएगा। तो शासक रहेंगे भैरम देव और इनका नेतृत्व करेंगी रानी जुगराज कुंवर, भैरम देव की छोटी रानी, बड़ी रानी नहीं है। जुगराज कुंवर कौन है? छोटी रानी है। ये विद्रोह अपने पति के खिलाफ क्यों करती हैं? तो उस समय याद रखिएगा ब्रिटिश अधिकारी रहते हैं फ्रेजर। वो फ्रेजर क्या करते हैं? भैरम देव को एक मुस्लिम महिला, विशाखापट्टनम की एक मुस्लिम महिला रहती है नवाबाई। कौन? नवाबाई। उस नवाबाई से मिला देते हैं और राजा जी जो है वो नवाबाई से क्या होते हैं? मोहित हो जाते हैं और उनसे विवाह कर लेते हैं। ऑलरेडी भैरम देव के पास 2 रानियां थी, याद रखिएगा। एक रानी का नाम है जुगराज कुंवर देवी और दूसरी जो रानी रहेंगी, बड़ी रानी, उनका नाम सुवर्ण कुंवर देवी। अब तीसरी मुस्लिम महिला आ जाती है नवाबाई। अब दिक्कत इससे था छोटी रानी को। तो कारण मेन क्या है? ब्रिटिश अधिकारी फ्रेजर के कहने पर काकतीय राजा भैरम देव ने 1878 में विशाखापट्टनम की एक मुस्लिम महिला नवाबाई से विवाह किया।
राजा भैरम देव की ऑलरेडी 2 पत्नियां थी, जुगराज कुंवर देवी और स्वर्ण कुंवर देवी। पहली पत्नी स्वर्ण कुंवर देवी और दूसरी पत्नी जो थी वो जुगराज कुंवर देवी थी। ये दोनों थी। स्वर्ण कुंवर देवी की कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं था, तो इनकी संतान होती है, इसलिए दूसरा विवाह इनसे करते हैं। राजा भैरम देव द्वारा मुस्लिम महिला नवाबाई से विवाह करने के कारण रानी जुगराज कुंवर देवी ने अपने पति के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जिसे रानी चोरिस, ये जो ऊपर में लिखा हुआ है रानी चोरिस, अर्थात रानी का कोप, रानी का गुस्सा, ये कहा जा सकता है। अब ये जो रानी चोरिस है, रानी का कोप है, इसमें रानी ने क्या नारा दिया, इसके लिए याद रखिएगा बस्तर क्षेत्र की सभी महिलाएं रानी जुगराज कुंवर देवी का सपोर्ट कर रही थी और इन्होंने एक नारा दिया था कि भैरम देव या तो नावाबाई को छोड़ें अथवा बस्तर की राजगद्दी को छोड़ दे। आप एक जन को छोड़ना पड़ेगा, आप ये अन्याय नहीं कर सकते। ठीक है, 2 पत्नियां हैं, उसके बाद भी मुस्लिम महिला ला रहे हो, तो या तो आप मुस्लिम महिला को छोड़ो, नवाबाई को छोड़ो, अथवा बस्तर की राजगद्दी को छोड़ो। हमें ऐसा राजा नहीं चाहिए। ये विद्रोह कर दिया। अब इस टाइप का जो जनता में विद्रोह का स्वर उठा, उसके बाद जनता का सहानुभूति किसके ऊपर था, रानी के ऊपर, और फाइनली राजा को अफसोस हुआ और राजा ने क्या किया, राजा सही रास्ते पर लौट आया और उन्होंने नवाबाई से विवाह परित्याग कर दिया, उनसे विवाह नहीं किया। ठीक है, मतलब जो विवाह हो गया था उसको तोड़ दिया। और इस प्रकार से रानी की क्या हुई, रानी जुगराज कुंवर की जीत हुई। विशेष में एक चीज ध्यान रखिएगा, जो रानी चोरिस है या फिर जुगराज कुंवर जी हैं, इनको छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला विद्रोहिणी कहा जाता है, प्रथम विद्रोहिणी कहा जाता है, और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोहिणी। 2 नाम दे दिया जाता है। कई जगह आपको रानी चोरिस लिखा रहेगा, तब भी आप कंफ्यूज नहीं होना है। रानी चोरिस का अर्थ क्या होता है, रानी का कोप होता है, और रानी चोरिस का नाम क्या था, तो रानी जुगराज कुंवर, मेन नाम वही था। और उनकी दूसरी रानी, भैरम देव की दूसरी रानी कौन थी, स्वर्ण कुंवर देवी। किनसे विवाह किया, तो मुस्लिम महिला नवाबाई। कहां की थी वो मुस्लिम, तो विशाखापट्टनम। नारा क्या दिया, भैरम देव या तो नवाबाई को छोड़ें अथवा बस्तर की राजगद्दी को छोड़ें। क्लियर है। इस प्रकार से हम लोगों ने भैरम देव के बारे में जाना और रानी चोरिस के बारे में जाना। भैरम देव के शासनकाल में ये रानी चोरिस शासिका नहीं रहते हैं, याद रखिएगा, उनकी पत्नी है। ये विद्रोह होता है, लेकिन इनको इसमें स्थान इसलिए दिया गया है, इनको प्रथम विद्रोहिणी माना जाता है, छत्तीसगढ़ के इतिहास की प्रथम विद्रोहिणी। कोई आपको ऐसा विद्रोह नहीं करता मिलेगा, नेतृत्व करता, जो महिला रहेगी। क्लियर है। फिर से मैं आपके इस स्लाइड में आऊंगा, जिस स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा इनका वंशावली। महिपाल देव के पुत्र भूपाल देव, उनके पुत्र भैरम देव, इनकी 2 रानियां स्वर्ण कुंवर, जुगराज कुंवर। जो स्वर्ण कुंवर है, इनका कोई संतान नहीं था। इस स्लाइड को मैं पहले ही बता चुका हूं। जुगराज कुंवर ने क्या किया, राजा के विरुद्ध विद्रोह किया, रानी चोरिस कहा जाता है। अब हमारे राजा बनेंगे कौन, 1891 में जब भैरम देव की मृत्यु हो जाती है तो राजा बनते हैं रुद्र प्रताप देव। और रुद्र प्रताप देव की बड़ी मम्मी है, ये बड़ी माँ है कौन, ध्यान रखिएगा, बड़ी माँ है स्वर्ण कुंवर देवी, और चाचा कौन है, कालिंद्र सिंह। ये कहानी जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तो आपको एक विद्रोह नाम सुनते हैं 1910 का, भूमकाल विद्रोह, उसमें पृष्ठभूमि क्लियर नहीं होगी। तो ये कहानी दिमाग में रखिएगा। रुद्र प्रताप देव की बड़ी माँ है स्वर्ण कुंवर देवी और चाचा कौन है, लाला कालिंद्र सिंह। अब हमारे शासक, अगले शासक भैरम देव के पुत्र रुद्र प्रताप देव पर आते हैं। रुद्र प्रताप देव जी का जो शासनकाल रहता है वो 1891 से लेकर 1921 रहता है। ये भैरम देव के पुत्र थे, जो उनकी मृत्यु के पश्चात 6 वर्ष की आयु में क्या बोलते हैं, राजगद्दी में बैठते हैं। जब रुद्र प्रताप देव जो है राजगद्दी में बैठते हैं तो उस समय वो अल्पायु थे, 6 वर्ष की थे, इसलिए 1891 से लेकर 1908 तक बस्तर का शासन जो है वो अंग्रेज प्रशासक के अधिकार में था। किनके अधिकार में, अंग्रेज प्रशासक, मतलब राजा के बिहाफ में वो क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। जितना टैक्स कलेक्शन और बाकी चीजें जो राजा देखता है वो उनके प्रशासक देख रहे हैं। इन्होंने बस्तर रियासत में अनिवार्य शिक्षा लागू किया, जिसका श्रेय अंग्रेज प्रशासक कौन, फैगन और गेयर को जाता है। फैगन और गेयर ये दोनों नाम भी इंपॉर्टेंट हैं, ये ध्यान रखिएगा। बस्तर रियासत में अनिवार्य शिक्षा लागू करने का श्रेय किसको जाता है, तो वो जाता है रुद्र प्रताप देव को, लेकिन इसका जो मेन श्रेय किसको जाएगा, तो वो अंग्रेज प्रशासक फैगन और गेयर को जाता है। जो रुद्र प्रताप देव हैं, इनकी स्कूली शिक्षा कहां से हुई है, तो राजकुमार कॉलेज रायपुर। राजकुमार कॉलेज रायपुर याद रखिएगा 1894 में खुला है। तो 1894 में इनकी स्कूली शिक्षा क्या होगी, प्रारंभ होगी कहां से, राजकुमार कॉलेज से, और उसके बाद उच्च शिक्षा कहां में पूरी होगी, लंदन में पूरी होगी। और 23 वर्ष की आयु में उच्च शिक्षा प्राप्त करके ये लंदन से बस्तर पहुंचे
और 1908 में इनका विधिवत क्या किया गया, राज्य अभिषेक। 1891 से 1908 तक क्या था, अंग्रेज प्रशासकों के अधिकार में था। अब 1908 में ये क्या हो चुके हैं, वयस्क हो चुके हैं, इनकी आयु 23 वर्ष हो चुकी है। तो अब 1908 में इनका क्या होगा, राज्याभिषेक। राज्याभिषेक होते ही सबसे पहला काम, ये कहाँ पढ़े हैं पहले ध्यान दीजिएगा, इनकी उच्च शिक्षा कहाँ हुई है, उच्च शिक्षा हुई है लंदन में। लंदन में ये बहुत सारा जगह घूम के देख चुके हैं, लंदन घूमे हैं, देखे हैं, डेवलपमेंट क्या होता है उसको जाने हैं। रुद्र प्रताप देव सबसे पहले जब लंदन से वापस आते हैं तो अपनी जो राजधानी रहती है कौन सी, जगदलपुर, इस जगदलपुर को चौराहों का शहर के रूप में बसाया। ठीक है, बहुत चौराहे हैं आपको देखने को मिलेंगे, वो सभी चौराहों का बनाने का श्रेय किनको जाता है, रुद्र प्रताप देव को। चौराहों के शहर के रूप में विकसित किया जगदलपुर को। इसके अलावा ब्रिटिश संरक्षण के समय बस्तर के जो दीवान थे, इनके शासनकाल में वो कौन थे, आलमचंद और रामचंद्र राव मिश्र। ये वाले टाइम में मैं बात कर रहा हूँ। 1891 से 1908 तक ब्रिटिश प्रशासक जो थे उनके अंदर आते थे कौन, आलमचंद्र और रामचंद्र राव मिश्र। ये दोनों क्या थे, दीवान थे, बस्तर के दीवान। अर्थात जब रुद्र प्रताप देव बच्चे थे तब आलमचंद्र और रामचंद्र राव मिश्र ये दोनों क्या कर रहे थे, दीवान का कार्य संभाल रहे थे। इसके अलावा इनकी 2 रानियां थी, आपको दोनों रानियों के नाम में बारे में जानना है। पहली रानी जो रहेंगी वो रहेंगी कुसुमलता देवी, और जो दूसरी रानी रहेंगी वो है चंद्र कुमारी देवी। कुसुमलता देवी और चंद्र कुमारी देवी। कुसुमलता देवी की कोई संतान नहीं थी, याद रखिएगा। जो छोटी रानी है चंद्र कुमारी देवी, इनकी एक पुत्री होती है और उनका नाम रहता है प्रफुल्ल कुमारी देवी। ये ध्यान में रखिएगा, प्रफुल्ल कुमारी देवी किनकी पुत्री हैं, तो रुद्र प्रताप देव और चंद्र कुमारी देवी की। और इनके शासनकाल में आते हैं दीवान बैजनाथ। जो दीवान बैजनाथ हैं ये क्या कर देते हैं, वनों को आरक्षित कर देते हैं, वनों को आरक्षित कर देते हैं। अर्थात जो हम लोग घटना देखे थे जंगल सत्याग्रह में, वही सभी नियम, मतलब जंगल में कोई नहीं जा सकता, लकड़ी नहीं काट सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, बहुत सारी पाबंदियां लगा देते हैं। बस्तर एक जंगल वाला क्षेत्र है, वहां जो रहती हैं जनजातियां, आदिवासियां, उनका मेन जीवन यापन का स्रोत ही है वन, और वनों पे जाने पर ही क्या लगा दिया गया है, पाबंदी लगा दिया गया है। उसके कारण 1910 में इनके शासनकाल में गुंडाधुर के नेतृत्व में होता है बस्तर का भूमकाल विद्रोह। और भूमकाल विद्रोह के होने के लगभग 5 से 10 कारण मिलेंगे। एक कारण के कारण भूमकाल विद्रोह नहीं होता, याद रखिएगा। 5 से 10 आपको अलग अलग कारण दिखेंगे, सब पैरेलली चलते रहते हैं और लास्ट में फिर ज्वालामुखी बनकर उगलता है आपका ये विद्रोह, भूमकाल विद्रोह। ठीक है, 1910 में होता है भूमकाल विद्रोह। इसको मैं डेडिकेटेड एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, डेडिकेटेड इसके लिए, भूमकाल विद्रोह के लिए सेपरेट, क्योंकि ये आप इसको देखेंगे तो यहाँ से आजकल क्या होता है, टाइमलाइन पूछ देता है, किस दिन क्या हुआ था, पुष्पाल बाजार की लूट कब हुई थी, कब लाला कालिंद्र ने गुंडाधुर को अपना नेता चुना था। इस प्रकार से अलग अलग घटनाएं इसमें मिलती जाती हैं, तो इसलिए इसको सेपरेट हम लोग देखेंगे 1910 के भूमकाल विद्रोह को। अब 1910 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। 8 में ये क्या हुआ, इनका राज्याभिषेक, और 2 साल बाद 1910 में आपका भूमकाल विद्रोह हो गया है, जब ये शासक थे सिर्फ 2 साल के। इसके बाद डेट आता है आपका 1914 का, भूमकाल विद्रोह का दमन भी हो चुका है। 1914 में आपको पता होगा विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है, प्रथम विश्व युद्ध। 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक चलता है क्या, प्रथम विश्व युद्ध है, जिसको महायुद्ध कहा जाता है, जिसमें रुद्र प्रताप देव ने किसका सहायता किया था, ब्रिटेन का सहायता। चूंकि हम लोग ब्रिटेन के गुलाम थे उस समय, तो जाहिर सी बात है भारत से जितना सहायता गया था ब्रिटेन को ही गया था। कहा जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारत से लगभग 75,000 सैनिक गए हुए थे, 75,000 जो वहां शहीद हो गए, 75,000 सैनिक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के लिए भारत से। तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ये 1914 में स्टार्ट हुआ, कब से, 28 जुलाई से, और कब खत्म हुआ, तो 11 नवंबर 1918 को। लगभग 4 साल थे आपका, कौन सा, 14 से 14, 15, 16, 17, 18, 4 से 5 साल। ठीक है, एक्चुअल देखा जाए तो 4 से 5 साल भी नहीं है, 4 साल 4 ईयर 3 मंथ 2 वीक ऐसा कुछ रहता है। 4 साल 3 माह और 2 हफ्ते तक का चलता है आपका प्रथम विश्व युद्ध। इस प्रथम विश्व युद्ध में रुद्र प्रताप देव ने किसका सहायता किया था, तो ब्रिटेन का सहायता किया था। अब जितने भी लोग ब्रिटेन का सहायता किए रहते हैं उनको क्या करते हैं ब्रिटेन वाले, उपाधि दे देते हैं, लो भैया ये उपाधि पकड़ो, हमारा सहायता किया। तो प्रथम विश्व युद्ध में समाप्त होने के पश्चात रुद्र प्रताप देव द्वारा ब्रिटेन की सहायता करने के कारण इन्हें ब्रिटिश शासन द्वारा सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि दी गई। जेरूसलम याद रखिएगा इजराइल में है। सेंट ऑफ जेरूसलम मतलब जेरूसलम का संत है, सेंट मतलब संत है ना। तो सेंट ऑफ जेरूसलम में कई संत हुए हैं, जैसे
जेरूशलेम के संत नार्सिसस, जेरूशलेम के संत सिरिल, जेरूशलेम के संत जेम्स, ये सब क्या है, जेरूशलेम के संत हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर नाम देगा, जेरूशलेम के संत, बहुत सारे संत हुए हैं। इसके अलावा इसमें थोड़ा चीज मैं आपको और बता दूं जेरूशलेम के बारे में, तो जेरूशलेम प्राचीन यहूदी राज्य का केंद्र और राजधानी था। यही यहूदियों का परम पवित्र सोलोमन मंदिर था। ईसा मसीह का कर्मभूमि भी यरूशलेम ही था। यरूशलेम से ही हजरत मोहम्मद कहाँ गए थे, जन्नत गए थे। इसके अलावा यरूशलेम को यरूशलेम हिब्रू में कहा जाता है और अल कुदस ये अरबी में कहा जाता है। वर्तमान में कहाँ है, तो इजराइल में है, क्योंकि यहाँ पे आपके हजरत मोहम्मद इसी क्षेत्र में जन्नत गए थे और ईसा मसीह की भी कर्मभूमि यही है। तो इस प्रकार से आपका जेरूशलेम का उल्लेख होता है। किसको सेंट ऑफ जेरूशलेम की उपाधि दी गई है, तो याद रखिएगा रुद्र प्रताप देव को। किसने दिया है, ब्रिटेन ने दिया है। किस लिए दिया है, प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग करने की खुशी में दिया है। ये चीज क्लियर है। उसके बाद रुद्र प्रताप देव के बारे में एक चीज और जानने को मिलती है जो थोड़ा सा टैबू टाइप लगता है, वो है इनके शासनकाल में स्त्री क्रय विक्रय प्रथा, जिसको घैटी पौनी प्रथा थी, वो बस्तर में प्रचलित थे। थोड़ा डार्क साइड आप इसका बोल सकते हैं, स्त्री क्रय विक्रय प्रथा इनके समय में प्रचलित थी। अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि घैटी पौनी प्रथा या फिर स्त्री क्रय विक्रय प्रथा होती क्या है। देखिए, स्त्री क्रय विक्रय या फिर घैटी पौनी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है, घैटी पौनी का शाब्दिक अर्थ कुटुंब की बहाली। किसके शासनकाल में होता था, तो रुद्र प्रताप देव। और ये हमको पता कहाँ चलता है कि भैया ऐसा कुछ घटना होता था, तो इसका स्रोत है ब्रिटिश एजेंट चैम्पबेल की रिपोर्ट। ठीक है, चैम्पमैन जो थे उनकी एक रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट में पता चला कि इनके शासनकाल में घैटी पौनी प्रथा प्रचलित थी। ये गए हुए थे कहाँ, बस्तर वाले क्षेत्र में रुद्र प्रताप देव के में, और ये जो क्रय विक्रय हो रहा था उसको देखे थे, तो उन्होंने एक रिपोर्ट पेश किया था कि ऐसा ऐसा भी बस्तर वाले क्षेत्र में होता है। इसको घैटी पौनी प्रथा कहा जाता है। अब इस घैटी पौनी प्रथा के बारे में क्या जानना है, तो इसमें पहला चीज जो जानने योग्य है वो ये है कि यह सुंडी, कलार, धोबी और पनरा, ये पहले ध्यान रखिएगा, सुंडी, कलार, धोबी और पनरा, इन 4 जातियों की विधवा या परित्यक्ता स्त्रियों को बेच सकता था। ये स्त्री क्रय विक्रय में कितनी जातियां, 4 जातियां, सुंडी, कलार, धोबी और पनरा। इन्हीं 4 जातियों की विधवा, विधवा मतलब जिनके पति की मृत्यु हो चुकी रहती है, या परित्यक्ता मतलब जिनका डाइवोर्स हो चुका रहता है, पति उनको छोड़ दिया रहता है, किसी दूसरे से विवाह करने के लिए छोड़ दिया रहता है, या दूसरा कारण हो सकता है कि दोनों में जमा नहीं तो वो छोड़ दिया है, कुछ भी। तो अगर पति को वो घर छोड़कर आई है तो वो कहलाती है परित्यक्ता, और पति की जब मृत्यु हो जाती है तो वो कहलाती है विधवा। परित्यक्ता में याद रखिएगा पति की मृत्यु नहीं हुआ रहता, दोनों में विवाह विच्छेद हो जाता है। इन दोनों कंडीशन में जब है तो वो क्या होती है, वो स्त्रियां बेचे जाने योग्य रहती हैं, उनका क्रय विक्रय किया जा सकता है। ऐसा किनके शासनकाल में था, रुद्र प्रताप देव। अब ये जो 4 अलग अलग जातियां हैं, सुंडी, कलार, धोबी, पनरा, यही 4 जातियों का होता था, दूसरी जातियों को नहीं करते थे। वह इस बात की खोज के लिए अपने दूध भेजता था कि ऐसी विधवा स्त्रियां कहाँ कहाँ हैं, इन 4 जातियों की विधवा या परित्यक्ता स्त्रियां कहाँ कहाँ हैं पता करो। और जब उनको पता चल जाता था तो वे स्त्रियां अपने परगने के मुख्यालय में बुलाई जाती थी तथा उनकी नीलामी कहाँ होती थी, परगने में होती थी, और खरीदार उसी जाति का होता था। ऐसा है तो सुंडी है तो सुंडी जाति का ही खरीदार, कलार है तो कलार, धोबी है तो धोबी, और पनरा है तो पनरा, सेम जाति का आपका खरीदार होना चाहिए। अब उस खरीद बिक्री में क्या होता था, अलग कास्ट वाले अलग कास्ट को नहीं ले सकते थे। क्लियर है। यदि विधवा का कोई बहनोई, बहनोई मतलब उसके या तो जीजा हैं या छोटी बहन के पति हैं, बहनोई, यदि विधवा का कोई बहनोई राजा को थोड़ा बहुत नजराना देकर विधवा को स्वीकार कर लेता तो वह स्त्री उसी को मिल जाती थी। मतलब बहनोई का मतलब क्या होता है, बहन का पति। तो विधवा के बहन का कोई पति है, वो राजा को थोड़ा मोड़ा पैसा दे देता था, तो विधवा को किसको दे देते, दोनों बहन एक साथ हो जाओ, इस टाइप का। लेकिन इसमें ज्यादा रेट कमाने का उद्देश्य किसका रहता था, रुद्र प्रताप देव का। इंग्लैंड में पढ़े हैं, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में नहीं पढ़े हैं, इंग्लैंड में पढ़े हैं। राजकुमार कॉलेज के बाद इनकी पढ़ाई जो है लंदन में हुई है, ज्यादा एडवांस है। तो राजा पूरा अधिकार था कि वो स्त्री को अधिक दाम पर लगाने वाले को दे। अब जो जितना ज्यादा क्या करेगा, बोली लगाएगा, उसको उतना ज्यादा चांस है कि वो स्त्री मिले। तो ये जो प्रथा थी या टैबू था, वो था आपके रुद्र प्रताप देव के समय में। एक काला धब्बा आप बोल सकते हैं, स्त्री क्रय विक्रय प्रथा या घैटी पौनी प्रथा। इसमें क्या पूछा जाता है, तो घैटी पौनी का अर्थ क्या होता है, कुटुंब की बहाली। जाति पूछी जाएगी, सुंडी, कलार, धोबी और पनरा। कौन कौन, तो विधवा या परित्यक्ता। कहां से हमको जानकारी मिलती है, तो चैम्पमैन की रिपोर्ट से। बाकी चीजें आप कहानी में क्लियर हो गई होंगी।
ये जो प्रथा थी, इस प्रथा का हम लोग खत्म करते हैं। अब उसके बाद आते हैं हम लोग हमारे छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका। छत्तीसगढ़ की मैं बात करूंगा। भारत में मैं बताया था काकतीय वंश की प्रथम महिला शासिका रुद्रमा देवी थी, लेकिन छत्तीसगढ़ की प्रथम काकतीय महिला शासिका वो हैं प्रफुल्ल कुमारी देवी, जिनका शासनकाल 1921 से 1936 तक था। इनके पिता कौन थे? तो इनके पिता थे रुद्र प्रताप देव और माता थी चंद्र कुमारी देवी। रुद्र प्रताप देव का देखिए कोई पुत्र नहीं था। उनका जो पुत्र नहीं था उसके कारण उन्होंने अपनी एकमात्र पुत्री प्रफुल्ल कुमारी देवी जी को अपना भावी उत्तराधिकारी नियुक्त किया। ये थी प्रफुल्ल कुमारी देवी जी। जब उनका विवाह हुआ था तब का फोटो है ये। 1922 ईस्वी में 12 वर्ष की आयु में इनका क्या किया गया था? राज्याभिषेक। जब इनके पिता रुद्र प्रताप देव 1921 वर्ष में खत्म हुए, 1921 में खत्म हुए, तो ये क्या थी? 11 वर्ष की थी। और एक साल बाद 1922 में इनको 12 वर्ष की आयु में इनका राज्याभिषेक किया गया और इस कारण इनको छत्तीसगढ़ की प्रथम शासिका कहा जाता है। प्रथम शासिका या फिर छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासक, ऐसा आप बोलेंगे। शासिका लिख दिया गया है तो वही महिला शासक की बात हो रही है। इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम महिला शासिका कहा जाता है। इसके अलावा 1927 में 17 वर्ष की आयु में इनका विवाह मयूरभांज के महाराजा के भतीजे प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव के साथ हुआ। 1922 में देखिए 12 वर्ष की थी, 27 में ये कितने वर्ष की हो गई? 17 वर्ष की। 17 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ मयूरभांज के महाराजा के भतीजे प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव। महाराजा के भतीजे से हुआ है, ना कि महाराजा से। तो महाराजा ऑलरेडी वही है, तो इसलिए मयूरभांज के महाराजा के जो भतीजे रहेंगे वो महारानी के साइड आ जाएंगे, मतलब वो आकर रहेंगे कहाँ? बस्तर वाले क्षेत्र में। और इस प्रकार से इनका विवाह होता है। ये है हमारी महारानी कौन? प्रफुल्ल कुमारी देवी। और ये है प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव। प्रफुल्ल कुमारी देवी और प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव की कुल 4 संतानें होती हैं, 4 पुत्र और पुत्रियां होती हैं, जिसमें से सबसे पहली संतान होती है 1928 में कमला देवी। कमला देवी इनकी सबसे बड़ी बेटी का नाम था। इसके बाद 25 जून 1929 को होता है जन्म प्रवीर चंद्र भंजदेव जी का। ये नाम इंपॉर्टेंट है। प्रवीर चंद्र भंजदेव का अगर डेट ऑफ बर्थ भी अगर पूछे तो याद रखिएगा 25 जून 1929। क्लियर है? और प्रवीर चंद्र भंजदेव के केस में तो ये डेट याद रख लीजिएगा, 25 जून जन्म हुआ था और 25 मार्च 1966 को मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो 25 का बहुत बड़ा वो था इसमें। प्रवीर चंद्र भंजदेव के बाद 1930 में जन्म होता है इनकी बहन गीता देवी का और सबसे छोटे भाई का जन्म होता है 1933, 31 मार्च 1933 को विजय चंद्र भंजदेव। तो 4 भाई बहन रहते हैं। कमला कुमारी देवी सबसे बड़ी बहन, उसके बाद होते हैं दूसरे नंबर पर प्रवीर चंद्र भंजदेव, तीसरे नंबर पर गीता देवी और चौथे नंबर पर होते हैं विजय चंद्र भंजदेव। इनका क्रम 28, 29, 30 और ये फिर 33। क्लियर है? प्रफुल्ल कुमारी देवी जो थी ये प्रजा हितैषी शासिका थी, मतलब लोगों का हित के बारे में सोचती थी, जिसके कारण इनके शासनकाल में अंग्रेज अधिकारी इन्हें तंग करने का अवसर ढूंढते रहते थे। और पहला चीज तो महिला शासिका थी तो उनको लगता था कि ये कमजोर है, जबकि ऐसा नहीं था। ठीक है, जनता इनका पूरा सपोर्ट करती थी, परिवार इनका पूरा सपोर्ट करता था, जो प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव जी हैं वो भी इनका पूरा सपोर्ट करते थे। अब क्या हुआ, ये प्रजा हितैषी थी तो उसके एवज में ये जो निजाम थे जो आपके कहाँ थे? विशाखापट्टनम वाले क्षेत्र में। उससे ऊपर वाला जो क्षेत्र था आपका बैलाडीला वाला क्षेत्र, बस्तर का बैलाडीला, बचेली, किरंदुल, इस वाले क्षेत्र में क्या हो रहा था? आपकी खनिज की प्राप्ति हो रही थी। बैलाडीला, बचेली, किरंदुल वाले क्षेत्र में किसकी प्राप्ति हो रही थी? खनिज की प्राप्ति हो रही थी। तो ब्रिटिश सरकार ने 1930 में बस्तर को निजामिस्तान बनाने का षड्यंत्र रचा, ताकि ये निजामिस्तान रहे तो वहां के निजाम क्या करें? यहां से खनिज निकाल सके। कौन सा खनिज भाई? तो आपके आयरन ओर, जितने भी आपके खनिज हैं वो सब मिल सके। जिसका विरोध प्रफुल्ल कुमारी देवी के जो पति रहते हैं प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव ये करते हैं कि ये गलत है, हम लोग इसको, ये बस्तर का ही क्षेत्र है, काकतीय ही रहेगा, इसको हम लोग निजामिस्तान बनाने नहीं देंगे। और इसके कारण अंग्रेजों ने उनके बस्तर प्रवेश पर ही क्या लगा दिया? प्रतिबंध कि आप भंजदेव हैं, आप उधर मयूरभांज में रहिए, इधर मत आइए, इधर आएंगे तो पकड़ लेंगे हम आपको। इनके ऊपर ही बैन लगा दिया। सोचिए, महारानी के पति हैं, उनको बैन लगा दिए बस्तर में आने से। कैसे थे अंग्रेज? आप देखे हैं बागबान मूवी, उसके बाद वो गाना चलता है, तू वहां मैं यहाँ, जिंदगी है कहाँ। ठीक है, तो वो वाला सीन होता है। 1935 में प्रफुल्ल कुमारी देवी को अपेंडिसाइटिस नामक रोग हुआ, जिसके ऑपरेशन के लिए उन्हें कहाँ भेज दिया गया? लंदन, क्योंकि वहां हमारे पास उतनी मेडिकल सुविधाएं भारत में तत्कालीन समय में नहीं थी, तो इलाज करने के लिए कहाँ चले गए? लंदन। अब जिनको अपेंडिसाइटिस क्या होता है नहीं पता, तो उनके लिए थोड़ा सा बता दूं, ये पेट में एक जगह रहता है, ये जो छोटा सा आप लाइन देखेंगे, ये जो छोटा लाइन रहता है इसको कहा जाता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जब उसमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है, सूज जाता है, तो वो बीमारी कहलाती है अपेंडिसाइटिस।
और पेट के दाहिने वाले निचले हिस्से में आपको दर्द का महसूस होता है, वो अपेंडिसाइटिस के सूजने के कारण होता है, अपेंडिक्स के सूजने के कारण। और इसी बीमारी को कहा जाता है अपेंडिसाइटिस। बहुत सारे कारण रहते हैं, कारण में कभी साइंस में हम लोग जाएंगे। तो इनको 1935 में अपेंडिसाइटिस नामक रोग होता है और जिसके इलाज के लिए ये कहाँ चले जाते हैं? लंदन। अब 1936 में इनका निधन हो जाता है लंदन में। रीजन क्या बताया गया कि अपेंडिसाइटिस नामक रोग के ऑपरेशन के दौरान ये दर्द नहीं सह पाई और इनकी मृत्यु हो गई, जो कि सस्पिशियस था। और इस घटना के बारे में कौन बताता है? तो द इंडियन वुमनहुड। इन्होंने महारानी के निधन के विषय में उल्लेख किया अपनी पत्रिका में। पत्रिका का नाम क्या था? द इंडियन वुमनहुड नामक ब्रिटिश पत्रिका। और वहां से हमको पता चला कि महारानी ऐसा ऐसा इलाज कराने गई थी और उनका निधन हो गया। कई लोग कहते हैं कि महारानी चूंकि ये निजामिस्तान के विरोध में नहीं, मतलब समर्थन में नहीं थी, निजामिस्तान के समर्थन में नहीं थी, अंग्रेजों का विरोध कर रही थी, इसलिए अंग्रेजों ने षड्यंत्र पूर्वक इनकी ऑपरेशन के दौरान हत्या कर दी, ऐसा कहा जाता है। कितनी सच्चाई है इसके बारे में नहीं पता, लेकिन जो कहा जाता है वो चीजें भी बता दे रहा हूं। अब रानी का हो गया है निधन, 1936 में स्वर्गवास हो चुका है। तब इनके पुत्र आते हैं कौन? प्रवीर चंद्र भंजदेव। याद रखिएगा, राजकुमारी के जो प्रफुल्ल कुमारी देवी थे, प्रफुल्ल कुमारी देवी की कुल 4 संतानें थी। मैं आपको पहले ही बताया था। पहली संतान का नाम क्या था? कमला कुमारी देवी। दूसरे का नाम था प्रवीर चंद्र भंजदेव, जो 25 जून 1929 को जन्मे थे। इसके बाद गीता देवी और उसके बाद आते हैं विजय चंद्र भंजदेव। तो हमारे अगले शासक प्रफुल्ल कुमारी देवी के बाद उनके बड़े पुत्र प्रवीर चंद्र भंजदेव शासक बनेंगे। प्रवीर चंद्र भंजदेव जब शासक बनते हैं तो याद रखिएगा इनकी आयु जो रहेगी मात्र 7 वर्ष रहेगी, बहुत बड़े नहीं रहते। और ये तो जब ये जो हैं ये 3 साल के रहते हैं, 3 वर्ष के, विजय चंद्र भंजदेव। तो अब शासक कौन बनेंगे? प्रवीर चंद्र भंजदेव। प्रवीर चंद्र भंजदेव के बारे में क्या जानना है कि इनकी माता रहते हैं प्रफुल्ल कुमारी देवी और पिता रहते हैं प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव। अब भंजदेव वहां से आया है काकतियों में, अभी तक भंजदेव नहीं देख रहे थे, लेकिन पिता का सरनेम यूज किया जाता है। तो ये क्या है? प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव जो है वो प्रवीर चंद्र भंजदेव के पिता थे और वहां से भंजदेव आया। अब भंजदेव ही क्यों लिखते थे? तो देखिए ये मयूरभंज वाला क्षेत्र था, मयूरभंज। तो इस मयूरभंज के भंज शासक को भंजदेव लिखते थे ये लोग, भंज के शासक भंजदेव। ठीक है, ऐसा करके आप याद रख सकते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था? पहले ही बता चुका हूं, 25 जून 1929 को इनका जन्म हुआ। इनकी माता प्रफुल्ल कुमारी देवी के स्वर्गवास के पश्चात 28 अक्टूबर सन 1936 में प्रवीर चंद्र भंजदेव का राज्याभिषेक किया गया और उस समय इनकी आयु कितनी थी? मात्र 7 वर्ष की थी। इसके बाद इनको राजकुमार कॉलेज और उच्च शिक्षा के लिए लंदन भेज दिया जाता है ताकि वे अपने लोगों से दूर अंग्रेजों के तौर तरीके सीख सकें। 18 वर्ष की आयु तक प्रवीर चंद्र भंजदेव अंग्रेजों की कस्टडी में लंदन में रहे तथा 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर वे पुनः बस्तर आ गए तथा राजकाज देखने लगे। इनके शासनकाल में 1947 में भारत क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ। 1936 में याद होगा राजा बने हैं, 18 वर्ष की आयु के बाद ये आए हैं। अब ये क्या हुआ? भारत स्वतंत्र हो गया। और भारत जैसे ही स्वतंत्र होता है, बस्तर रियासत जो है वो 1948 में भारत संघ में विलय भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पृष्ठभूमि थोड़ी सी आपको समझनी होगी। ठीक है, जब भारत स्वतंत्र होता है 1947 में और भारत संघ में जनवरी 1948 में इसका विलय होता है, उससे पहले इसके नीचे एक जगह था हैदराबाद। और हैदराबाद जो चाह रहा था कि क्या रहे, बस्तर वाला क्षेत्र उनको मिल जाए। राजा जी से वो बहुत बार सिफारिश किए, बहुत बार मिले, लेकिन महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव कभी नहीं चाहते थे हैदराबाद के साथ मिलना, वो हमेशा चाहते थे भारत संघ में मिलना और उन्होंने फाइनली वही किया। लेकिन इनका हैदराबाद के साथ बार बार मिलने जुलने के चक्कर में कांग्रेस के जो अधिकारी थे, ऊपर के आला कमान थे, उनको लगता था कि ये हैदराबाद के साथ मिल जाएंगे और ये अलग से एक देश बनाने का मांग करेंगे, यानी कि भारत संघ में नहीं मिलेंगे, जो कि उनका भ्रम था। ये मिल भी जाते हैं। अब ये घटना हो गई, उसके बाद भारत संघ में चूंकि मिल चुके हैं तो अब इसके बाद कोई राज्य नहीं है, ना राजा नहीं है, अर्थात प्रवीर चंद्र भंजदेव अंतिम काकतीय शासक माने जाते हैं। अब इसके बाद एक वंश समाप्त हुआ, अब इनकी लेगेसी चलेगी। इनके बाद जो शासक आएंगे वो राजा नहीं रहेंगे। हाँ, इस वंश के नाम के राजा रहेंगे, एक्चुअल जनता पर शासन नहीं करेंगे। ठीक है, प्रवीर चंद्र भंजदेव अंतिम काकतीय शासक माने जाते हैं और ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, अंतिम काकतीय शासक कौन है? प्रवीर चंद्र भंजदेव। या फिर आप बोल सकते हैं प्रवीर चंद्र भंजदेव को ही हम लोग स्वतंत्रता के पश्चात बस्तर के प्रथम काकतीय शासक माने जा सकते हैं। मतलब भारत जब आजाद हुआ तब काकतीय शासक बस्तर में कौन बने, कौन थे? तो प्रवीर चंद्र भंजदेव। 2 डेटा मिलते हैं, अंतिम काकतीय शासक और स्वतंत्रता के पश्चात बस्तर के प्रथम काकतीय शासक। और जब आजादी मिली
1947 में, 1948 में भारत संघ में जब इनका विलय हुआ तब बस्तर जो है मध्य भारत का हिस्सा बना था, अलग अलग बटा हुआ था। और इस मध्य भारत में 1952 में होता है क्या, देश का पहला आम चुनाव। अब देखिए हम लोग आज़ाद हो गए हैं, मैं कहानी आगे क्यों लेके जा रहा हूँ, तो मैं कहानी आगे लेके जा रहा हूँ गोलीकांड। मैं आपको पहले ही बोला था प्रवीण चंद्र भंजदेव की गोलीकांड के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देश का पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में, ठीक है। 10 फरवरी 1952 को पहला फेज प्रारंभ हुआ था, देश का पहला आम चुनाव। और 1952 के आम चुनाव में बस्तर में कांग्रेस की हार हो गई थी। अब अगर ध्यान से देखें तो कांग्रेस को 17% वोट मिला था बस्तर से, जबकि 83% वोट प्रवीण चंद्र भंजदेव के एक कार्यकर्ता को मिला था। और प्रवीण चंद्र भंजदेव इस आपके चुनाव में हिस्सा नहीं लिए थे ना, याद रखिएगा। 1951 में उनको जेल में डाल दिया जाता है, तो 52 में वो नहीं जाते हैं। जेल में डालने का भी कहानी मैं बताऊंगा, ठीक। तो 1952 में आम चुनाव हुआ। आम चुनाव में अपने प्रत्याशी को उन्होंने उतारा था, जो 83% वोट के साथ वो जीत जाता है। और इसके बाद कांग्रेस जो है वो सिंपल सी बात है, अपनी हार का कारण किसको मानती है, प्रवीण चंद्र भंजदेव की। प्रवीण चंद्र भंजदेव ने हमारा साथ नहीं दिया, वो अपने जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उसको उतार दिए और प्रवीण चंद्र भंजदेव की सारी राजकीय संपत्ति जब्त कर ली, तथा कारण यह बताया कि वे सरकार विरोधी कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रहे हो मतलब सरकार विरोधी हो, उस समय का ये ऐसा ढर रहा था, ठीक है। और इसमें कोई फिल्टर नहीं कर रहा हूं, जो है जैसा है, जितना फैक्ट आपको मिलेगा, मैं अपने से फैक्ट नहीं जोड़ रहा हूं, जो फैक्ट है। अगर आप किसी पर्टिकुलर पार्टी के समर्थक हैं तो ऑफेंड मत होइएगा, इतिहास में जो घटनाएं हुई हैं मैं वो बता रहा हूं, ठीक है। चलिए इसके लिए हम लोग आंकड़ा भी देख लेते हैं। ये वेबसाइट है इंडिया वोट्स से। यहाँ आप देखेंगे लोकसभा इलेक्शन 1952 का कहाँ का है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, कौन सा वो है, तो इसमें बस्तर में आप देखेंगे 2 कैंडिडेट आपके उतरे हुए थे। कौन कौन से, तो एक थे मुचकी कोसा और दूसरी थी सूरती किस्ताया। सूरती किस्ताया जो थी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी और ये हार गए, और जबकि मुचकी कोसा ये 83% के साथ जीत गए। बस्तर वाला ही है, याद रखिएगा। आप चाहें तो खुद से भी खोज सकते हैं, आपको मिल जाएगा। पोल कब हुआ था, 27 मार्च 1952। इस पर हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग मेन आते हैं हमारे इस मैप में। इस मैप में ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा और जूम इन कर लेते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है कहाँ, बैलाडीला, और ये पूरा क्षेत्र है बस्तर। ऐसा करके आप देखेंगे तो ये बस्तर है। ये हैदराबाद मिलना नहीं चाह रहा था भारत संघ में, ध्यान से याद रखिएगा। हैदराबाद के निजाम नहीं चाहते थे कि ये भारत संघ में मिले, तो इस वाले क्षेत्र में ना जुड़ जाए बोल के यहाँ मध्य प्रांत वाले, मध्य प्रदेश वाले सोच रहे थे। और यहाँ पे उस समय के जो तत्कालीन सीएम थे, पहले सीएम तो हमारे कौन, रविशंकर शुक्ला जी बने हैं, ठीक। उसके बाद दूसरे नंबर पे अलग सीएम है, तीसरे नंबर के सीएम आते हैं थर्ड सीएम का नाम रहता है कैलाश नाथ काटजू। अब वो क्या करते हैं, यहाँ बहुत ज्यादा मिनरल था, तो इस मिनरल के लिए यहाँ पे अलग अलग माइंस लगाने का प्लान बनाते हैं। माइंस बनाएंगे तो जैसा भी यहाँ हो रहा है हसदेव अरण्य में, पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ, ये करो वो करो, और हसदेव अरण्य उड़ा दो। सेम कॉन्सेप्ट आपका बैलाडीला वाले क्षेत्र में हो रहा था। आपको अगर कोई खनिज निकालना है तो जंगलों को काटना पड़ेगा, जंगल कटेंगे, आदिवासी फिर वहां विरोध करेंगे, वहां के राजा जो रहेंगे वो विरोध करेंगे। दूसरा चीज, अगर आप जमीन को खोद रहे हैं तो वो खोद कर कहाँ लेके जाएंगे, वो अपने लिए लेके जाएंगे सरकार वाले, ठीक है, सरकार को पैसा मिलेगा। प्रवीण चंद्र भंजदेव जी जो थे उनका मानना यह था कि यह जंगल आदिवासियों का है और यहाँ की सभी प्राकृतिक संपदाओं पर आदिवासियों का हक है। और उसके लिए उन्होंने क्या किया था, इस वाले क्षेत्र में जितना भी वो हो रहा था आपके खनन उत्खनन के लिए परियोजनाएं आ रही थी, उनका विरोध कर रहे थे। कौन कर रहे थे, प्रवीण चंद्र भंजदेव जी। अब आपको लग रहा होगा ये कैसे विरोध कर रहे हैं, यहाँ पे क्यों ऐसा कर रहे थे राजा जी, थोड़ा सा डाउट होता है कि अच्छा है विकास है। तो देखिए उनका बोलना जो था वो ऐसा था। कैलाश नाथ काटजू बनते हैं तीसरे चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के, और उस समय था समय 1957 से लेकर 1962, इनका तीसरे मुख्यमंत्री का कार्यकाल। पहला चीज देखिएगा, हमारे यहाँ 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड से लेकर 12th 5th प्लान, है ना, 5 ईयर प्लान जो था। पहली पंचवर्षीय योजना बेसिकली डेडिकेटेड था किसके लिए, तो कृषि की प्राथमिकता के लिए, और दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उद्योग क्षेत्र को प्राथमिकता देने के लिए, और तीसरी थी कृषि और उद्योग। मेन हम इन तीनों पे जाएंगे। आप ध्यान रखिएगा 1966 कृषि और उद्योग, इस समय गोलीकांड होगा, ठीक। तो सबसे पहले कृषि की प्राथमिकता, इस समय कोई विद्रोह करेगा क्या, नहीं करेगा, कोई विद्रोह नहीं होगा, कृषि की प्राथमिकता भाई बढ़िया है। जैसे ही 1956 के बाद आएगा, 1956 के बाद 1956 से 1961 में
हमारे जो चीफ मिनिस्टर रहेंगे ये 1956 के बाद 1957 में ये चीफ मिनिस्टर आ जाते हैं, कैलाश नाथ काटजू जी। और सेकेंड ईयर प्लान, जो सेकेंड 5 ईयर प्लान रहता है, उसमें बेसिकली क्या रहता है, उद्योग को प्राथमिकता दी जाती है। छत्तीसगढ़ में भी देखेंगे भिलाई स्टील प्लांट, बीएसपी जो है, ये भी किस वो में आता है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है, सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंतर्गत। अब ये सेकेंड 5 ईयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है इनके केस में, हमारे छत्तीसगढ़ में जो पड़ता है वो अलग है। छत्तीसगढ़ के बैलाडीला में लौह अयस्क की खुदाई साल 1968 में प्रारंभ हुई। बढ़िया है, 1968 में कोई दिक्कत नहीं है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, तो 1956 से लेकर 61 थी। ध्यान रखिएगा, पीसी महालनोबिस मॉडल माना जाता है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो रहेगी, इसमें इसकी व्यावसायिक खोज ऑलरेडी बैलाडीला की हो चुकी है, और जैसी ही व्यावसायिक खोज होगी, जापानी स्टील मिल्स एसोसिएशन के प्रोफेसर युमुरा ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के रिकॉर्ड का अध्ययन किया। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम जो एनएमडीसी है, जिसका बैलाडीला, बचेली, किरंदुल में खदानें हैं, वो जापान की मदद से किरंदुल में अपना पहला लौह अयस्क संयंत्र लगाया। बैलाडीला में जो पाया जाने वाला हेमेटाइट अयस्क उच्च श्रेणी का होता है। इस अयस्क का इस्तेमाल इस्पात बनाने में किया जाता है। बैलाडीला के अयस्क को विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल शहर के पास स्थित है, और बैलाडीला की पहाड़ी श्रृंखला बैल के कुबड़ जैसी दिखती है, इसलिए इसका नाम बैलाडीला पड़ा है। अब जितना भी वो बोला, इसमें मेन पॉइंट ये है कि यहाँ खोज हो चुका है और चालू कर दिए ना, और भेज भी रहे हैं कहाँ, जापान, विशाखापट्टनम के माध्यम से, जापान, दक्षिण कोरिया। अब ये चीज लगा खराब किसको, प्रवीण चंद्र भंजदेव जी को। उन्होंने आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए जल, जंगल और जमीन का नारा दिया। ये नारा फेमस है, जल, जंगल और जमीन। ठीक है, जल, जंगल, जमीन का नारा किसने दिया था, प्रवीण चंद्र भंजदेव जी ने। कांग्रेस ने प्रवीण चंद्र भंजदेव को दिमागी बीमार बताकर इलाज के लिए कहां भेज दिया, लंदन भेज दिया। उनका कहना था कि भाई मेरे आदिवासी, मेरे लोग, इनका शोषण हो रहा है, इनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, इनकी जमीनों का पेड़ काटा जा रहा है, ये चीजें उनको सताती थी, तो इसका विरोध करते थे। और कांग्रेस जो थी उस समय, बेसिकली आप बोला जाए, कांग्रेस से तात्पर्य बेसिकली आपको बोला जाए तो कैलाश नाथ काटजू। और कैलाश नाथ काटजू का मैं इतिहास अगर बताऊं तो ये जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में ये मंत्री पद पर रहे हैं देश केंद्र में। तो ये गद्दावर नेता हुआ करते थे, तो इनकी बात ऊपर तक मानी जाती थी। अब चूंकि प्रवीण चंद्र भंजदेव जो है वो दिमागी बीमार नहीं थे, ठीक है, दिमागी बीमार नहीं थे, इसलिए कुछ दिनों में ही वो लंदन से पुनः कहाँ गए, बस्तर आ गए। अब जब ये बस्तर आते हैं तो कैलाश नाथ काटजू इनको सीधा चैलेंज कर देते हैं, धमकी दे देते हैं कि तुम एक काम करो, बहुत यहाँ वो कर रहे हो, बस्तर छोड़कर चले जाओ, सेफ रहोगे, यहाँ से दूर हो जाओ, ज़्यादा सुरक्षित रहोगे। लेकिन मानते नहीं है कौन, प्रवीण चंद्र भंजदेव। उनको यहाँ के लोगों से प्रेम था, स्नेह था, और आज भी मैं बता दूं, बस्तर के हर व्यक्ति जो जानते थे प्रवीण चंद्र भंजदेव को, आज भी इनको भगवान की तरह पूजा जाता है। तो प्रवीण चंद्र भंजदेव के छोटे भाई विजय चंद्र भंजदेव को 12 फरवरी 1961 को राजा बना दिया गया। अब ये बीच में एक घटना आती है 11 फरवरी की, 11/2/1961। इस घटना को भी मैं आऊंगा, अभी याद रखिएगा। इनके जो छोटे भाई रहते हैं विजय चंद्र भंजदेव, इनको राजा बना दिया जाता है 12 फरवरी 1961 को। लेकिन अभी भी राजा कौन है, प्रवीण चंद्र भंजदेव जी हैं। इसके बाद प्रवीण चंद्र भंजदेव को 1962 के विधानसभा चुनाव में 10 में से 9 सीट पर इनको जीत मिल गई। 1962 में फिर चुनाव होता है, 61 में देखिए इनको गिरफ्तार कर लिए हैं, 62 में चुनाव होगा। अभी जब चुनाव हो रहा है, प्रवीण चंद्र भंजदेव जी जेल में हैं, और 10 में से 9 सीट ये जीतेंगे, इनके कार्यकर्ता। अब वो सीट ऐसे थे, कांकेर, केसकाल, भानपुरी, जगदलपुर, चित्रकूट, कुंटा, दंतेवाड़ा, ठीक है, नारायणपुर और भानुप्रतापपुर। इसमें मात्र बीजापुर का जो सीट था वो हीरा शाह जीतते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, और बाकी जितने आपको स्वतंत्र दिख रहे हैं ये सभी स्वतंत्र किसके कार्यकर्ता थे, तो वो थे प्रवीण चंद्र भंजदेव की। 10 में से 9 सीट, टोटल 10 सीट थी बस्तर जिले में, तत्कालीन बस्तर जिले में 1962 के। तो 10 में से 9 सीटें किसने जीता था, प्रवीण चंद्र भंजदेव जी के कार्यकर्ताओं ने। क्लियर है। अब इससे भी कांग्रेस को फिर से क्या लगा, झटका लगा, कंपटीशन तगड़ा दे रहे हैं। सोचिए, आपका जब चुनाव होता है तो जीत कौन रहे हैं, हमेशा प्रवीण चंद्र भंजदेव के सपोर्टर। अब इसका पृष्ठभूमि बताता हूं, इस 1962 के चुनाव में प्रवीण चंद्र भंजदेव जेल में क्यों थे, उसका पृष्ठभूमि मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, प्रवीण चंद्र भंजदेव द्वारा भूमि सुधार कानून तथा भू राजस्व जैसे कानूनों के विरोध में आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके कारण 11 फरवरी 1961 को प्रवीण चंद्र भंजदेव को सरकार विरोधी भाषण देने के जुर्म में धनपूजी गांव में गिरफ्तार कर लिया गया। 11 फरवरी 1961,
जैसे ये गिरफ्तार हुए इसके अगले दिन 12 फरवरी 1961 को इनके छोटे भाई विजय चंद्र भंजदेव जी को क्या बना दिया जाता है, राजा। जस्ट अगले दिन इनके छोटे भाई को राजा बना दिए। अब प्रवीर चंद्र भंजदेव की गिरफ्तारी के विरोध में 31 मार्च 1961 को होता है लोहांडीगुड़ा। लोहांडीगुड़ा में 20,000 आदिवासियों ने विशाल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। राजा जी का वो हुआ है गिरफ्तारी, लोकल आदमी को नहीं पकड़े हैं, ठीक है, कोई आदिवासी नहीं, राजा जी को पकड़ा गया है। और इनके समर्थक इतने हैं कि सोचिए 20,000 आदिवासी तब के समय में 1962 की 61 की बात हो रही है, तब के समय में लोहांडीगुड़ा में विशाल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इतनी बड़ी भीड़ को देखकर पुलिस जो है वो थोड़ा सा वो हो गई और उन्होंने कहा कि भीड़ को हटाते हैं। और लोहांडीगुड़ा के विशाल भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें कई आदिवासियों की मृत्यु हो गई। और इस घटना को कहा जाता है इतिहास में लोहांडीगुड़ा गोलीकांड। कब हुआ है ये गोलीकांड, तो याद रखिएगा 31 मार्च 1961 को हुआ था लोहांडीगुड़ा गोलीकांड। और इस गोलीकांड में बहुत आपके क्या होते हैं, लोग मारे जाते हैं। अब ये घटना हो गई, राजा जी को गिरफ्तार तो ऑलरेडी 11 फरवरी को कर लिया गया है। कुछ दिनों बाद राजा जी को गोलीकांड के बाद छोड़ दिया जाता है और उसके बाद डेट आता है कौन सा, 25 मार्च 1966। 25 मार्च 1966 को पुलिस ने राजमहल को घेर लिया और घेर कर हमला करने लगे। राजमहल में बहुत ज़्यादा आपके क्या थे, आदिवासी लोग वहाँ मौजूद थे। लगभग 200 से 300 आदिवासी वहाँ मौजूद थे जो राजा जी से मिलने आए हुए थे। सुबह का समय था और प्रवीर चंद्र भंजदेव जी अपने कमरे में वो आराम कर रहे थे। कमरे से जैसे ही निकलते हैं पुलिस द्वारा उन पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की जाती है। कहा जाता है कि जो गोलीबारी की गई थी तत्कालीन समय में पुलिस के जो कप्तान थे वो कौन थे, मोहन सिंह। ये जो नाम है, ये डेटा आपको मैं एक वीडियो शेयर किया हुआ था, उसमें से आपको नाम मिल जाएगा, मोहन सिंह। और पहली गोली उनको कहाँ मिली थी, उनको कहाँ लगी थी, तो उनके हाथ में लगी थी पहली गोली। उसके बाद उनका शरीर जो था वो छलनी छलनी हो गया था। अब इसमें जो डेटा है, सरकारी आंकड़े हैं, उसमें कहा जाता है कि पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में 12 आदिवासियों की मृत्यु हो गई। ये सरकारी आंकड़ा है और हमेशा आप भी जानते हैं सरकारी आंकड़े किस तरह से रहते हैं जब अगर किसी की मृत्यु होती है। यह आंकड़ा एक्चुअल में सैकड़ों आदिवासियों का हो सकता है। ये भी आपको देखने को मिल जाएगा, इसके भी आर्टिकल आपको मिल जाएंगे। इसके बाद 25 मार्च 1966 के इस गोलीकांड में प्रवीर चंद्र भंजदेव जी का स्वर्गवास हो गया। वो अपना देह त्याग देते हैं और जब इनका स्वर्गवास हो गया, इनके भाई ऑलरेडी राजा बन चुके हैं। जब छत्तीसगढ़ स्वतंत्र राज्य बना, अभी मध्य प्रदेश का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ जब स्वतंत्र राज्य बना 2000 में, तो इनके नाम से तीरंदाजी के क्षेत्र में राज्य अलंकरण पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, याद होगा, लोहांडीगुड़ा गोलीकांड जो हुआ था उसी लोहांडीगुड़ा के नाम से इन्होंने लोहांडीगुड़ा तरंगिणी नाम से अपनी एक पुस्तक लिखी थी। और उस ग्रंथ में अपने आप को इन्होंने कहा था प्रवीर चंद्र भंजदेव काकतीय। और आज भी इनका पूरा नाम वही लिया जाता है, महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव काकतीय। क्लियर है? तो ये थे हमारे राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव जी। इनके बारे में एक एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता दूं जो आपको शायद जानना चाहिए। जो इनकी रानी थी, प्रवीर चंद्र भंजदेव की रानी, इनका नाम था सुभद्रा और ये राजस्थान के पाटन की थी। ठीक है, राजस्थान के पाटन की थी, वहां इनका ससुराल था, पाटन। छत्तीसगढ़ वाला पाटन नहीं है, याद रखिएगा, राजस्थान का पाटन है। और उस पाटन से जो सुभद्रा देवी जी थी उनका विवाह हुआ था, किससे, प्रवीर चंद्र भंजदेव जी से। इनकी कोई संतान नहीं हुई थी। इनका विवाह हुआ था 1961 में, 1961 में इनका विवाह हुआ था। और जैसे ही प्रवीर चंद्र भंजदेव की हत्या कर दी जाती है, सरकारी हत्या है, याद रखिएगा, पुलिस के द्वारा हत्या किया गया था, ना कि आदिवासियों के द्वारा। अब इस कहानी को विकिपीडिया का मैं आपका स्टोरी थोड़ा सा बता दूं। 25 मार्च 1966 को प्रवीर को उनके कई आदिवासी अनुयायियों के साथ गोली मार दी गई जब पुलिस ने जगदलपुर में राजा और उनके समर्थकों के एक समूह पर गोलियां चलाई। आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या 12 थी, जिसमें राजा भी शामिल है और 20 घायल थे। पुलिस ने 60 राउंड, ध्यान रखिएगा 7 नहीं है 60 है, 60 राउंड फायरिंग की थी। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि प्रवीर चंद्र पुलिस के खिलाफ सशस्त्र आदिवासियों का नेतृत्व कर रहे थे जिन्होंने आत्मरक्षा में गोली चलाई। और जो जानते हैं वो जानते हैं कि ये कहानी बनाया हुआ था पुलिस का। इनकी मृत्यु कहाँ हुई, जगदलपुर पैलेस में हुई थी। और इनकी पत्नी कौन थी, ये जीवन साथी, इसीलिए मैं यहाँ ये जोड़ा हूँ, पाटन की राजकुमारी सुभराज कुमारी। ये सुभद्रा कुमारी है या सुभराज कुमारी है, तो देख लीजिएगा। मैं वहां जहां तक जानता हूं सुभद्रा कुमारी देखा था, या ये सुभराज कुमारी, इसको भी देख लीजिएगा। इनका विवाह 1961 में हुआ था। क्लियर है? अब देखिए, कहने को बहुत सारी चीजें रहती हैं, सरकारी बहुत ज्यादा दबा दिया जाता है बातचीत,
तो उसमें नहीं जाते हैं। हमको जितना जानना था गोली कांड में कैसे गोली मारा गया और क्या क्या हुआ, ये चीजें आपको पता चल गई। इसके बाद अगले शासक कौन बनेंगे, तो अगले शासक बनेंगे विजय चंद्र भंजदेव, जो कि प्रवीर चंद्र भंजदेव के छोटे भाई हैं। ये 1961 से लेकर 1970 तक शासन करेंगे। विजय चंद्र भंजदेव जी के बाद उनके बेटे बनते हैं भरत चंद्र भंजदेव राजा 1970 से 1996, और भरत चंद्र भंजदेव जी के पुत्र कमल चंद्र भंजदेव 1996 से लेकर वर्तमान तक काकतीय वंश के शासक या राजा हैं। ये हमारे कुछ सोशल साइट्स हैं जिसमें आप हम फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज और, ये अगला पार्ट रहेगा इसका, ये लास्ट पार्ट है आप बोल सकते हैं, मध्यकालीन इतिहास का भूमकाल का विद्रोह। इसको एक एक कहानी को हम लोग पृष्ठभूमि को अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। आशा है कि ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।